बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। It's our third lecture from lecture series conducted by Cantor Publisher for the science of grade 8. In this lecture we are going to study about the actions that involve the processing and working of brain as well as the actions that do not involve the working of brain. The actions that involve the working of brain are voluntary actions, and the actions that do not involve the brain's working and are processed through spinal cord are called involuntary actions. Involuntary actions are also controlled or also called reflex actions. And the voluntary actions are called normal actions. नॉर्मल एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस जैसे कि वॉकिंग है, टॉकिंग, रीडिंग, ईटिंग, ये तमाम एक्शंस इनकी प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेन कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट किस किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इनवॉलंटरी एक्शन यानी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि वो उनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, किन न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जनरेट किए जाते हैं और कैसे ये तमाम वर्किंग टेक्स प्लेस होती है। ये तमाम हम पढ़ चुके हैं। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे और ये कंपैरिजन कर हमारे फोर्थ SLO को अचीव करने में हेल्प करेगा, विच इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस दे हैव एक्सपीरियंस्ड। आप अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट वॉलंटरी एक्शंस भी करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस भी करते हैं, तो आप आज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इनके कंपैरिजन के बाद हमारा नर्वस सिस्टम की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी ग्रेड 8 तक जो रिक्वायर्ड है। इन दोनों के कंपैरिजन के लिए ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, दो एक्शंस एक्चुअली आपके सामने हैं, इनको ज़रा गौर से देखिए। पहला एक्शन है ईटिंग and the other action is movement of knee jerk. इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि नी जर्क कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से ब्रेन के कौन कौन से पार्ट नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से न्यूरॉन्स भी। अब ईटिंग और नी जर्क के दो एक्शंस हैं, इनको ज़रा कंपेयर कीजिए और सोचिए कि इन दोनों एक्शंस में एक्चुअली क्या फ़र्क है। ईटिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन और नी जर्क इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। अब ये वॉलंटरी एक्शन कैसे है कि भूख लगना तो हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। ईटिंग का के रीज़न क्या है? फीलिंग हंगर का इफेक्ट ईटिंग है। फीलिंग हंगर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब चाहें तब खाना खा सकते हैं। अगर हम खाना नहीं खाना चाह रहे और हमें भूख भी महसूस हो रही है तो हम खाना नहीं खाते।
ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे ईटिंग एक्शंस को। हमने कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, ये तमाम फंक्शंस, ये तमाम एक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। सो ईटिंग इज़ अ वॉलंटरी एक्शन। लेकिन नी पे जब कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी, जैसा कि ये हैमर, तो नी लेग के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये लेग की ये मूवमेंट हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लिहाजा ये इनवॉलंटरी एक्शन है। अब इनवॉलंटरी एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस में क्या फ़र्क है? सबसे पहला फ़र्क तो इनमें ये आ गया कि जो वॉलंटरी एक्शंस है वो हमारे कॉन्शियस के अंडर कॉन्शियस है, कंट्रोल में है, और इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल में नहीं है। So this is the first and the major difference between the both actions. Here we make a comparison, detailed comparison between two actions. And the textbook page number 11 and the topic 1.4 will help us in this regard. So the first difference is the actions that are under the control of our will are voluntary actions, as we can control our eating habit. So eating is a voluntary action. The actions that are not under the control of our will are involuntary actions. We cannot control the movement of our leg when a thing strike our knee. अब जब हम ईटिंग को अपने कॉन्शियस से कंट्रोल कर सकते हैं तो कॉन्शियस मीन थिंकिंग। जब हम कॉन्शियस की बात करते हैं, कॉन्शियस मतलब थिंकिंग, तो ईटिंग क्योंकि कॉन्शियसली कंट्रोल हो रहा है तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व थिंकिंग, while the other process or knee jerk does not involve conscious control, so it does not involve thinking. And this is our other major difference, that these actions which are voluntary actions involve the process of thinking and conscious acts, whereas involuntary actions do not involve the process of thinking and involve unconscious. इसको इस एग्जाम्पल से भी समझें कि आप जब किसी हॉट स्टोव को, हॉट सरफेस को टच करते हैं तो फौरन से आपका हाथ रिफ्लेक्स बैक करता है। तो ये रिफ्लेक्स बैक करना आपकी थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू चूंकि हो रहा है और ये आपके सोचे बगैर ये प्रोसेस हो रहा है। अब चूंकि थिंकिंग इन्वॉल्व है तो थिंकिंग इन्वॉल्व होने, वॉलंटरी एक्शंस में थिंकिंग इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि ब्रेन उनमें रिस्पॉन्स कर रहा है, ब्रेन की वर्किंग है, क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट स्पेसिफिक है थिंकिंग के लिए। सो ये मेजर डिफरेंस है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में कि ब्रेन रिस्पॉन्सेज इंटेंशनली फॉर द बेनिफिट, कि ब्रेन अपनी वर्किंग करता है और उसमें अपना बेनिफिट देखता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करता है, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस में ब्रेन अनइंटेंशनली और नर्वस सिस्टम, यहां पे ब्रेन का मतलब नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड है। अनइंटेंशनली बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड करता है ताकि बॉडी को किसी तरह के थ्रेट से, हार्म से, किसी तरह के हैजर्ड से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज sensory and motor and interneurons network work in coordination to precede the working of central nervous system. अब यहाँ पे voluntary actions में sensory neurons, motor neurons और interneurons coordinate करते हैं, जबकि इनका पाथ भी हमने पढ़ा था। जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस यानी रिफ्लेक्स एक्शंस में सेंसरी न्यूरॉन्स डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेते हैं इंटर न्यूरॉन्स के साथ, ताकि वो मोटर न्यूरॉन्स के साथ इफेक्ट जनरेट कर सके। इसको समझने के लिए आप अपने लास्ट लेक्चर में जो एक फ्लो शीट बनाई थी आपने रिफ्लेक्स एक्शन की, उसको जहन में लाएं कि यहाँ से मैसेज ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सेंसरी न्यूरॉन्स डायरेक्ट इंटर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हैं को मैसेज ट्रांसफर करेंगे और इफेक्ट जनरेट होगा। अब हमने एक बात लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के बजाय ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन का रिस्पॉन्स, तो ब्रेन चूंकि थोड़ा टाइम लेगा उस मैसेज को रीड आउट करने के लिए,
और उसके मुताबिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए, जबकि स्पाइनल कॉर्ड क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो थिंकिंग में टाइम नहीं लेता। इसका स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है कि ब्रेन शोज अ स्लो रिस्पॉन्स, वेयर एज इनवॉलंटरी एक्शंस में फास्ट रिस्पॉन्स शो किया जाता है। वॉलंटरी एक्शंस में रिस्पॉन्स स्लो है, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस में फास्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स शो किया जाता है। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस between both actions is one change in environment. When we talk about voluntary actions may lead to various responses. For example, feeling hungry may urge you to eat something or drink only. अब feeling hungry एक change है, एक stimulus है। अब फीलिंग हंग्री का इफेक्ट क्या है कि कुछ ना कुछ खाया जाएगा या कुछ ना कुछ पिया जाएगा। अब स्टिमुलस तो एक है, हंगर इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस तो यहाँ पे सिंगल है, लेकिन इसके इफेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप खा भी सकते हैं और आप पी भी सकते हैं। सो एक स्टिमुलस के अगेंस्ट एक से ज्यादा इफेक्ट कॉज हो सकते हैं, एक से ज्यादा इफेक्ट सामने आ सकते हैं। जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस में एक चेंज यानी एक स्टिमुलस के लिए सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। नी जर्क इस हैमर की स्ट्राइकिंग स्टिमुलस था जिससे पेन प्रोड्यूस हुई, जबकि लेग की मूवमेंट सिंगल रिस्पॉन्स है। इसी तरह आई मूवमेंट यानी जब आंखों की पुपिल पे लाइट फॉल की जाती है तो या तो वो लाइट is a single stimulus, whereas the movement of pupil is single response. तो एक स्टिमुलस के अगेंस्ट सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा इनवॉलंटरी एक्शंस में, जबकि वॉलंटरी एक्शंस में एक स्टिमुलस के अगेंस्ट एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है वॉलंटरी एक्शंस की। वॉलंटरी एक्शंस में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइटिंग हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, ईटिंग हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस में ब्रीदिंग, डाइजेशन, यॉर्निंग, हार्ट बीट एंड ग्रोथ आर इनवॉलंटरी एक्शंस। हम किसी भी तरह से ब्रीदिंग को रोक नहीं सकते। कुछ वक्त के लिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीदिंग को हम कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग कंट्रोल की जा सकती है। उस टाइम के लिए ब्रीदिंग एक वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम के बाद ब्रीदिंग हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहती, तो वो टाइम हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है और हम ज्यादातर ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते स्पेसिफिक टाइम के बाद। सो ब्रीदिंग इज अल्टीमेटली एन इनवॉलंटरी एक्शन। नेक्स्ट इज डाइजेशन। हम पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस भी इनवॉलंटरी है। हम कुछ भी खाते हैं, उस हमारी फूड इनटेक ने हमारी बॉडी का एक पार्ट बनना है, एसिमिलेट होना है। चाहते हुए भी हम डाइजेशन के प्रोसेस को रोक नहीं सकते। सो डाइजेशन का प्रोसेस भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। यॉर्निंग इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। हार्ट बीट भी हम नहीं रोक सकते। हम सो रहे हो, खा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हमारा हार्ट बीट करता रहता है, जो कि हमारे कंट्रोल, उसका रोकना, उसकी मूवमेंट, उसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो इट इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। ग्रोथ, किसी भी तरह सूरत में ग्रोथ का प्रोसेस रोका नहीं जा सकता, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो ग्रोथ इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। दिस वॉज ऑल अबाउट इनवॉलंटरी एक्शन। हियर वी एंड अप अवर organ system, that is nervous system. We studied the part and functions of organs that are involved in nervous system. Then we studied about the functional and structural unit of nervous system, that is neurons. Then we discussed about reflex actions that do not involve the working of the brain, and at the end we discussed the voluntary actions and involuntary actions. Next comes the homework. Just take a look at the part C from review exercise at page 20. Question 4 is relevant to our topic, which is differentiate between voluntary actions and involuntary actions in detail. अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस में बेसिक डिफरेंस को डिस्कस कर सकें और इस एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकें। सो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कम्स द समर पैक। समर पैक में आप अपना फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर सेक्शन देखिए और इसमें 5th एक क्वेश्चन हमारे आज के SLO से रेलिवेंट है, which describes Ali was studying in his room. Suddenly he smelled something burning and saw smoke in his room. He rushed out of his room immediately. Was Ali's action voluntary or involuntary? अब आपके पास एक सिचुएशन दी जा रही है कि अली जो कि एक सपोजिशन है, कोई भी पर्सन हो सकता है अली की जगह। अली जब अली को बर्निंग की और धुएं की खुशबू धुआं स्मेल करता है, धुआं सेंस करता है उसके सेंस ऑर्गन, तो अली फौरन से कमरे से बाहर निकल जाता है। तो क्या अली का इस तरह से धुएं को यानी खतरे को महसूस करते हुए अपनी जगह से मूव कर जाना, क्या ये वॉलंटरी एक्शन था या ये इनवॉलंटरी एक्शन था? दोनों सूरतों में आपने रीजन भी बतानी है कि वॉलंटरी कैसे हुआ और इनवॉलंटरी कैसे हुआ। नेक्स्ट इज इसी का पार्ट बी है, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस एनी 2 पॉइंट्स। आपने मेजर डिफरेंस बताने हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में। बहुत से डिफरेंस हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन आपने उनमें से जस्ट 2 डिफरेंसेस को कंसिडर करना है जो कि मेजर हैं, जो कि इनमें बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट पार्ट सी देखें, हाउ आर वॉलंटरी एक्शंस बेनिफिशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वॉलंटरी, अब अगर क्वेश्चन इज इनवॉलंटरी एक्शंस क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और हमने कहा कि वॉलंटरी एक्शंस डिलेड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो वॉलंटरी एक्शंस का फायदा क्या हुआ? जबकि हम कहते हैं कि हमें अपना टाइम सेव करना चाहिए, तो क्या हमारी बॉडी को क्विक रिस्पॉन्सेस की जरूरत नहीं है? हमें क्यों डिलेड रिस्पॉन्सेस की या वॉलंटरी एक्शंस की जरूरत है? ये आपने जस्टिफाई करना है, उसको बताना है। इस पर जरा सोचिए, ये आपकी असाइनमेंट भी है। नेक्स्ट समर पैक में एक्टिविटी सेक्शन पे आइए, पेज 5 पे 5 और ये पेज 6 है। एक्टिविटी 1.3 को आप सॉल्व करेंगे, दैट इज रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफाई देम इनटू रेलेवेंट बॉक्सेस। आपके पास कुछ एक्शंस बताए हुए हैं, कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, आपने बताना है कि ये पर्टिकुलर फीचर किस एक्शन से रिलेटेड है। क्या ये वॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड है या ये इनवॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड है? फर्स्ट वन देखते हैं, यूज्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। अब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वॉलंटरी एक्शन यूज होता है या इनवॉलंटरी एक्शन यूज होता है, आपने क्लासिफाई करना है। देन हैपेंस क्विकली, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस हैपेंस क्विकली, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? यू हैव टू क्लासिफाई ऑल दीज कैरेक्टर्स और फीचर्स अकॉर्डिंगली। Then comes the MCQ section of your summer pack. The MCQ from chapter 1 and the MCQ number 14, which describes pulling hand away from a hot iron, is an example of central nervous system, involuntary system, voluntary actions या brain working. अब पुलिंग हैंड इज अ सडन एक्शन। सडन एक्शंस को हम क्या कहते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप राइट आंसर को क्लिक करेंगे और उसके बाद रीजन भी देंगे कि आपने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया। नंबर 15 एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स किस में इस्तेमाल होते हैं? डाइजेशन के प्रोसेस में, रेजिंग हैंड में, हार्ट बीटिंग में या स्नीजिंग में? हम ये चारों सिचुएशंस आपको दी गई हैं, इन चारों में से किस सिचुएशन में हम मसल्स को वॉलंटरीली यूज करते हैं? इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए कि इन चारों सिचुएशंस में, चारों एक्शंस में से ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जिसमें मसल्स को वॉलंटरीली यूज किया जाता है। वो सिचुएशन आप फाइंड आउट करेंगे और फिर रीजन भी देंगे कि क्यों उस सिचुएशन में किस तरह से उस सिचुएशन में मसल को वॉलंटरीली यूज किया जाता है। विच ऑफ दीज इस आपने मसल भी बताना है इसमें और उसका रीजन भी बताना है कि इसमें वॉलंटरी एक्शन क्या है। अब नंबर 16 एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज इज कॉज्ड बाय इनवॉलंटरी मसल्स। अब फिर अगेन आपको 4 सिचुएशंस, 4 एक्शंस बताए गए हैं। आपने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा एक्शन, कौन सी सिचुएशन इनवॉलंटरी, इन मसल्स की इनवॉलंटरी मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो विगलिंग टोज है या वो स्टेयरिंग एट योर पेट, ब्रीदिंग और टंग मूवमेंट? आप सिंपली आइडेंटिफाई करें कि इनमें से इनवॉलंटरी एक्शन कौन सा है। नंबर 17 इज द एक्शंस दैट कैन बी कंट्रोल्ड आर कॉल्ड
हम जिन एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी ब्रेन के कंट्रोल में है या हमारी विल के कंट्रोल में है, वो कौन से हैं? क्या वो वॉलंटरी एक्शंस हैं, अनकॉन्शियस हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस है, या नन ऑफ दीज है? आपने राइट आंसर फाइंड आउट करने के बाद रीजन भी बतानी है कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपने चूज किया है वो क्यों करेक्ट है, इसके अलावा बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है। सो हियर एंड्स अप आवर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच। Next we will start our next organ system, that is excretory system.